चलिए, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। बैक क्लास हाइलाइट्स ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। पॉलीमेरिक चेन कैसे बनता है ये सारा हम लोग देख लिए थे। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है सॉल्बिलिटी है और दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी। काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है आपको। सबसे फर्स्ट है सॉलिबिलिटी। तो फर्स्ट फैक्टर जो आपका आता है वो है सॉलिबिलिटी। ठीक है। अब सॉल्बिलिटी और दूसरा फैक्टर है आपका हाई, ये क्या कहते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी है। तो सॉल्बिलिटी में आप बचपन से ही पढ़ते आए हो कि सो लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व होगा नॉन पोलर में। तो जितना भी आयनिक कंपाउंड है वो पोलर नेचर का होता है, तो वो डिजॉल्व जब भी होगा वो कैसे में होगा, वो डिजॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पहला पॉइंट तो छोटे से पॉइंट की लैंग्वेज में बोले तो यहाँ कॉन्सेप्ट वही लगेगा, क्या लगेगा सॉल्बिलिटी में, लाइक डिजॉल्व लाइक। मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि आप ये कह सकते हो कि पोलर कंपाउंड जो है, पोलर कंपाउंड जो भी पोलर कंपाउंड है, अब पोलर कंपाउंड होता कौन है, तो आयनिक कंपाउंड। तो जो भी आपका पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो सारा का सारा डिजॉल्व होगा, किसमें डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में, लाइक अ वाटर। जबकि नॉन पोलर कंपाउंड की बात करें बाबू, अगर यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, तो नॉन पोलर कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो नॉन पोलर कंपाउंड जो है, ये पोलर कंपाउंड किस में सॉल्युबल होगा, जल्दी बताओ, सॉल्युबल होगा आपको पोलर सॉल्वेंट में। जबकि नॉन पोलर कंपाउंड जो है ये आपका सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर वाला डिजॉल्व होगा पोलर, लाइक अ वाटर, किसमें डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। जबकि नॉन पोलर वाला डिजॉल्व होगा किसमें, आपका CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड में डिजॉल्व होगा। तो पहला तो ये दो फैक्टर बैठा लीजिए, लाइक डिजॉल्व लाइक का केस है, पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होगा पोलर में, नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होगा नॉन पोलर लाइक CCl4 में। अब जैसे कि आप CCl4 ले लो, या फिर आप यहाँ पे बेंजीन भी ले सकते हो, कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व हुआ। तो जल्दी से पहला लाइक डिजॉल्व लाइक का सेंस है कि किसको जो जैसा नेचर है उसी में जाके डिजॉल्व होगा। अब अब जो हम मेनली हम लोग का बात हो रहा है एस ब्लॉक पे, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन एस ब्लॉक। सॉल्युबिलिटी इन एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट का सॉल्युबिलिटी का बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये दिमाग में रखना है कि एस ब्लॉक का जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा फैक्टर होता है आपका लैटिस एनर्जी। दो फैक्टर है उस पर डिपेंड करेगा। वो देखो लैटिस एनर्जी में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि सपोज कोई मेटल है M प्लस है और अगला X माइनस है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड तो होगा ही होगा, ये आप तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। कौन सा बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे सपोज कि हमने वाटर लिया है, अब इस वाटर में हमने क्या किया कि ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड है इसे डिसॉल्व करवा दिया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, आयनिक कंपाउंड पोलर, वाटर भी पोलर, तो लाइक डिजॉल्व लाइक से ही तो आराम से घुलेगा ही घुलेगा। अब घुलेगा तो इसका कुछ कंडीशन होता है, ऐसे ही कोई भी चीज़ सॉल्युबल नहीं होता। वो कितना ज़्यादा एक्सटेंट में सॉल्युबल है, कितना कम एक्सटेंट में सॉल्युबल है, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है दो बेसिस से, एक हाइड्रेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, दूसरा लैटिस। क्योंकि आगे जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा जैसे कि पोलराइजेशन है, क्या पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर के हेल्प से। अभी जो हम लोग एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े हो कि एस ब्लॉक का जो कंपाउंड होता है वो जनरली आयनिक नेचर का होता है।
आयनिक नेचर का होता है तो सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड पोलर है और इसको डिसॉल्व भी करना है तो हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, वाटर एज अ पोलर सॉल्वेंट ले लिया। जो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट लिए हैं वो सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है। अब होता क्या है, सो देखो एक्चुअली जैसे ही आप वाटर लेते हो तो वाटर के लिए मैंने आपको बैक ही क्लास बताया भी था, समझाया भी है। वाटर इस तरह से होता है, बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं, वाटर का शेप होता है वी शेप, बेंड शेप एंड एंगुलर शेप होता है। तो जरा ध्यान से देख के बताओ कि अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे जो चार्ज आएगा वो डेल्टा माइनस आएगा, लेस पे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। वैसे भी हम लोग पढ़ते आए हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल माइनस होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डेल्टा प्लस होता है। तो जरा गौर कीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं एम प्लस और हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स माइनस है, ये है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप वाटर आएगा तो वाटर क्या करेगा कि आयनिक कंपाउंड जैसे वाटर में जाएगा तो आयंस के फॉर्म में तो हटेगा। तो यहाँ पे दो बात होने वाला है। पहला बात कि वाटर मॉलिक्यूल जो है आयंस को घेरना स्टार्ट कर देगा। यही जो घेराव जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है हाइड्रेशन। देखो वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, आयंस को घेरने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है बाबू हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पे वाटर जो है ये माइनस पार्ट एम प्लस को घेरे जा रहा है और ये प्रोसेस क्या होगा जल्दी बताओ, ये प्रोसेस आपका होगा हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या दिखा कि सर आप यही ना बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि एम प्लस को वाटर का निगेटिव पोल घेर चुका है और ये जो घेरना होता है ये कहलाता है हाइड्रेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे कि आयन which are surrounded by H2O molecule is known as hydration। इस प्रोसेस को बाबू हाइड्रेशन कहते हैं, नोन एज हाइड्रेशन। अब बाबू जरा ध्यान से देख के बताओ, ये हाइड्रेशन प्रोसेस में डिफरेंट चार्ज के बीच में हाइड्रेशन हो रहा है, प्लस माइनस, यानी कि हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। और जहां कहीं भी अट्रैक्शन होगा तो वहां से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, वही रिलीज एनर्जी का नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ पे जो रिलीज, हाइड्रेशन के दौरान जो रिलीज एनर्जी होता है, यही रिलीज एनर्जी को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी नाम होता है। कौन सा एनर्जी नाम होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपसे कोई पूछे कि हाइड्रेशन होता क्या, क्या बोलोगे, बोलोगे कि जब आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो क्या होता है कि आयंस जो है वो डिफरेंट पोल से अट्रैक्टेड होता है। जैसे कि एम पे प्लस है तो ये जो अट्रैक्शन शो करेगा वो सॉल्वेंट के निगेटिव पोल से करेगा। और ये क्या है कि आयंस को वाटर चारों तरफ से घेर लिया, जो घेराव प्रोसेस है, जो वाटर के थ्रू जो घेरा गया है, यही प्रोसेस कहलाता है आपका हाइड्रेशन। और चूंकि डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट पोल है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है बाबू, इस अट्रैक्शन को आप जिनका नहीं हुआ है बॉन्डिंग उनमें चलेगा कि इनका नाम होता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्यों भाई ऐसा क्यों आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, हाइड्रेशन में कौन सा अट्रैक्शन होता है, आयन कह रहे हैं एम प्लस को, एम प्लस क्या है, आयन है। और H2O में देखो यहाँ पे दो पोल आ गया, यहाँ ध्यान दो, एक प्लस दूसरा माइनस। और जब भी एक ही मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस आ जाए तो उसे डाइपोल कहते हैं। आयन और दो चार्ज आ गया एक ही मॉलिक्यूल पे तो डाइपोल हो गया और इसके अट्रैक्शन को आयन डाइपोल कह रहे हैं। पहले ये बात तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब जरा ध्यान से समझना भाई, एक्चुअली होता क्या है कि ये तो हो गया। अब क्या होगा कि वाटर है तो वाटर यहाँ देखो माइनस है, तो अब बताओ एक्स माइनस को वाटर का कौन सा पार्ट घेरने वाला है, तो आप क्लियर कट बोलोगे सर इसका ये वाला हाइड्रोजन घेरेगा। अब बताइए जल्दी से, यहाँ H है, H है, इसी तरह से इस तरह से घिरेगा। फिर बताइए यहाँ OH, H है। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन पे है चार्ज डेल्टा प्लस और यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, डेल्टा माइनस। तो हाइड्रोजन वाटर का कौन सा पोल इसे घिरेगा,
प्लस वाला पोल इसे घेर लेगा और यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है वो अट्रैक्शन का नाम क्या होगा, हाइड्रेशन। अब बताओ ये वाटर क्या कर रहा है कि घेर के दो आयंस, जो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था आयनिक बॉन्ड का, जो फोर्स लग रहा था आयन के बीच में, ये फोर्स को ये क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल दूर करने का काम कर रहा है। तो बताओ यहाँ पे लैटिस एनर्जी से रोके हुए और इसको दूर करना है तो क्या करना होगा, उसके लैटिस एनर्जी को तोड़ना होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होता है जो एक मोल आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने में जो एनर्जी लगता है वो होता है हमारा लैटिस। तो आप सोचो रिवर्स करना होगा तो लैटिस एनर्जी को तोड़ना होगा। अब तोड़ना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी। पहले हाइड्रेशन समझ में आया या नहीं, हाइड्रेशन में क्या कह रहे हो कि जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड डाला तो वो आयन में आयनिक कंपाउंड डाला तो क्या हुआ कि सो वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव पोल आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव पोल को सराउंड कर लिया और आयनिक कंपाउंड के निगेटिव पोल जो है वाटर के पॉजिटिव पोल से सराउंड हो गया। और ये जो फेनोमेना है ये हाइड्रेशन कहला रहा है। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो रिलीज एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि हाइड्रेशन एनर्जी है। अब अगला आता है कि केशव भाई ठीक है, बताओ पूरा से घिरेगा कब, कंप्लीटली सॉल्युबल कब होगा, जब कंप्लीटली वाटर इसे घेर ले। तो हमें क्या करना होगा, आयंस के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा और तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना है वो कहलाएगा लैटिस एनर्जी। तो एक टर्म आ गया बाबू लैटिस एनर्जी, जरा ध्यान से यहाँ पे एक टर्म तो आपको हाईलाइट कर लेना है। पहला कौन सा है, हाइड्रेशन एनर्जी। अगला जो टर्म है उसका नाम है लैटिस एनर्जी। जल्दी से बताइए हाइड्रेशन एनर्जी आपने क्या देखा था। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और बोल देते हैं, अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज है तो ये एक्सो है और एक्सो है तो हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू निगेटिव होगा, क्योंकि जहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सो होगा। एक्सो के लिए डायलेक्स कैसा होता है, निगेटिव होता है। अब यहाँ देखो लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी होता क्या है, लैटिस एनर्जी सिंपल है बाबू कि एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अट्रैक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। क्या मैंने बोला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक कंपाउंड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, ब्रेक अट्रैक्शन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड, अट्रैक्शन ऑफ ब्रेक अट्रैक्शन ऑफ 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। उसी को हम लोग बाबू कौन से नाम से जानते हैं, लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी दे रहे हो वही एनर्जी हमारा क्या है, लैटिस एनर्जी। अच्छा एक बात बताना, अगर लैटिस एनर्जी है तो बताओ एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं तो लैटिस एनर्जी कैसा नेचर का होगा, एंडोथर्मिक होगा। लैटिस एनर्जी इज एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसा नेचर का होगा, एंडोथर्मिक नेचर का होगा। अब बताइए आप क्या दिखा, ये दिखा कि लैटिस एनर्जी किस कैसा एनर्जी है, तोड़ने वाला एनर्जी है। तो जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी गिरेगा। तो बाबू देखो सॉल्युबिलिटी में 2 फैक्टर आता है, ध्यान से समझना। सॉल्युबिलिटी का 2 फैक्टर आता है। पहला फैक्टर ये आता है कि अगर सॉल्युबिलिटी के लिए 2 फैक्टर आता है। फर्स्ट फैक्टर आता है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो वैसे स्थिति में कंपाउंड सॉल्युबल नेचर का होता है। और अगर, अब सिंपल सी बात है यार, लैटिस एनर्जी अगर कम है तो जल्दी टूटेगा, कम ही एनर्जी पे टूट जाएगा। कम एनर्जी पे आयंस में टूट जाएगा तो वाटर जल्दी घेर लेगा, क्योंकि वाटर को घेरना किसको है, आयंस को घेरना। तो जितना जल्दी वो ब्रेक डाउन होगा उतना जल्दी घेर लेगा। अगला है कि सो अगर आप लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब कि लैटिस ज्यादा है, तो लैटिस ज्यादा है इसका सेंस कि ये नॉट इजली ब्रेक इनटू आयन, ब्रेक इनटू किसमें,
आयन में जल्दी ये टूट नहीं रहा है, और नहीं टूट रहा है तो वो सिंपल सी बात है, वाटर उसे हाइड्रेट नहीं कर पाएगा, हाइड्रेट नहीं कर पाएगा तो हाइड्रेशन होगा नहीं, होगा नहीं तो वो क्या होगा, इनसॉल्युबल नेचर का होगा। तो बाबू ये पूरा पॉइंट एकदम बैठा लीजिए। आगे से अगर कोई पूछे कि भाई बताओ क्या फैक्ट होगा, कोई बोल रहा है कि एक कंपाउंड सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है तो इसका मीनिंग क्या है, सॉल्युबल है तो इसका मीनिंग है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है। कोई बंदा ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जैसे आगे आप पढ़ने वाले हो और इसका रीजन भी देख लेते हैं। जैसे BaSO4 की बात करते हैं, बेरियम सल्फेट की बात करते हैं। बेरियम सल्फेट जो होता है वो इनसॉल्युबल नेचर का होता है। अब इसमें कोई बोल दिया इनसॉल्युबल, आपको बोल भी रहा है कि कैसा नेचर, इनसॉल्युबल, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो इनसॉल्युबल का क्लियर सा नेचर है कि ये जल्दी आयोनाइज नहीं हो पा रहा होगा आयंस में। बेरियम सल्फेट अगर इनसॉल्युबल है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इस केस में लैटिस एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होगा तो वैसी स्थिति में ये कंपाउंड कैसा नेचर का होगा, इनसॉल्युबल नेचर का होगा। अब जरा ध्यान से आप क्या देख रहे हो, एक फैक्टर आपके सामने आया है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रहा है तो बढ़ने से सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और लैटिस बढ़ रहा है तो सॉल्बिलिटी घट रहा है, क्योंकि जिसका लैटिस ज्यादा है वो इनसॉल्युबल है, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो मतलब अल्टीमेटली यही बात हुआ कि कोई भी कंपाउंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग ये बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी के, हाइड्रेशन एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली है, और इन्वर्सली है लैटिस एनर्जी के। कौन से एनर्जी के, लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली है। तो ये फैक्ट आप बैठा लो जल्दी से कि सॉल्युबिलिटी के लिए अगर बात कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली है हाइड्रेशन एनर्जी के, इन्वर्सली है लैटिस एनर्जी के, ठीक है। और कोई भी कंपाउंड कब सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल तब होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी से। अब देखो बाबू एक बात बता दूं आपको कि हाइड्रेशन एनर्जी का जो वर्क होता है वो किस पे होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का जो फंडा है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के, Z प्लस Z माइनस, मतलब चार्ज के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, और इन्वर्सली रिलेशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी की अगर बात करते हो तो 1/r प्लस, एक मिनट, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस के साथ कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से समझिए, हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन आप ये होता है, मतलब अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं, पूरे को कंबाइन कर दे तो हाइड्रेशन डायरेक्टली चार्ज के है और इन्वर्सली साइज के है। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब आप हमें बस ये बताओ जल्दी से, चार्ज साइज दो है चार्ज भी है और साइज भी है, तो चार्ज साइज में डोमिनेंट किसे करोगे? तो यहाँ पे ये बात आपको समझना है कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली चार्ज के है, इन्वर्सली साइज के। तो बाबू एक नोट का पॉइंट आता है कि अगर मान लो चार्ज साइज दोनों आ रहा है तो वैसी स्थिति में चार्ज जो है वो डोमिनेट करेगा, चार्ज विल डोमिनेट ओवर साइज फैक्टर। तो सबसे पहला काम आपका जो काम होता है वो होता है कि आप चार्ज फैक्टर से देखोगे, जिसमें चार्ज का फैक्टर ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप बताओ, ऐसा दे दिया हूँ मैंने बोला कि आप ले लो MgCl2 ले लो, और अगला मैंने बोला AlCl3 ले लो, ठीक है। अब MgCl2 एक दे दिया, दूसरा AlCl3 दे दिया। अब बताओ MgCl2 में Mg के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +2, AlCl3 पे चार्ज कितना है, +3, Cl माइनस दोनों में तो कॉमन आए हैं। अब बताओ यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें चार्ज फैक्टर ज़्यादा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी आप किसका ज़्यादा बोलोगे, क्लियर कट बोलोगे AlCl3 में हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, MgCl2 के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे ऐसा बोला कि सपोज एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं, मैंने आपको बोला कि आप ऐसा करो
कि ले लो आप Na2SO4 K2SO4, और मैंने बोला कि इसमें हाइड्रेशन का स्ट्रेंथ बताओ। भाई मेरे बताओ यहाँ पे तुमको कॉमन चीज क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन सल्फेट दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये तो चीज सेम है। अब बताओ यहाँ पे दो चीज है, एक Na प्लस है और दूसरा K प्लस है। अगर हम लोग इधर जाएंगे तो क्या होगा, साइज फैक्टर बढ़ेगा, और यदि साइज बढ़ रहा है तो साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी और साइज में रिलेशन उल्टा है, तो साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो उस वजह से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, Na2SO4 का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, K2SO4 से। तो चार्ज के साथ डायरेक्टली है, साइज के साथ इन्वर्सली है। बैठा लीजिए, चार्ज के साथ कैसा, मैंने बोला डायरेक्टली, साइज के साथ इन्वर्सली। पहले आपको कौन सा फैक्टर देखना है, चार्ज, देन देखना है साइज। जैसे देखो यहाँ पे चार्ज फैक्टर क्यों नहीं लगाया, आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ पे भी तो आप चार्ज फैक्टर लगा सकते थे। तो बहुत चार्ज फैक्टर क्यों नहीं लगा सकते थे, लगाए तो हैं, लेकिन दोनों में चार्ज सेम है। Na पे भी एक प्लस है और K पे भी एक प्लस है। बताओ चार्ज फैक्टर अगर चार्ज सेम है तो वैसी स्थिति में बचता तो एक ही फैक्टर है। वो कौन सा फैक्टर बचता है आपका, बचता है आपका साइज फैक्टर बचता है। तो जल्दी से हाइड्रेशन एनर्जी का ये हो गया फैक्टर। तो ये किसके बारे में ओवरऑल बात है जो हम लोग का भी हुआ, ये किस पे हम लोग बात किए, हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में क्या बोलोगे अगर कोई बंदा पूछे तो, हाइड्रेशन के बारे में बोलोगे डायरेक्टली चार्ज है और इन्वर्सली साइज के है। अब देखो ये तो था बाबू हाइड्रेशन के बारे में थोड़ा सा फैक्टर देखें। अब हम लोग बात करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। ध्यान से समझिएगा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की अगर बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी के लिए आपको बोलना है कि लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली है Z प्लस Z माइनस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस के। वो इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे एक साथ हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैटिस का मतलब ये होता है कि आयनिक कंपाउंड बना हुआ है और इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हो। तो बताओ ये आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हो मतलब कैटायन एनायन के अट्रैक्शन को तोड़ रहे हो। और ये जो दूरी है ये R प्लस और R माइनस, ये नेट इंटर आयनिक डिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसका सम लिया। और यही एनर्जी को तोड़ने के लिए जो आप देते हो ये आपका कौन सा एनर्जी कहलाता है, लैटिस एनर्जी कहलाता है। तो आप जल्दी से बताना यहाँ पे हमें जो फैक्ट मैं पूछ रहा हूँ कि लैटिस एनर्जी का रिलेशन चार्ज के साथ क्या है, डायरेक्टली है, और साइज फैक्टर के साथ कैसा है, इन्वर्सली है। तो ये बाबू आपका बोलना है कि ये किसका ऑर्डर होगा, लैटिस का ऑर्डर होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही आया ना कि हाइड्रेशन भी देख लिया हमने, लैटिस भी देख लिया। अब दोनों फैक्टर में देखो, दोनों फैक्टर ये कर रहा है, जैसे कि आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब जरा ध्यान देना, मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया LiF, NaF, KF, RBF, CSF। अब जरा ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि सो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लो मैंने सॉल्युबिलिटी बोला, तो सॉल्युबिलिटी बोला तो सॉल्युबिलिटी के लिए जो फंडा है वो फंडा को लिखो। क्या आपने पढ़ा है, जल्दी बताओ। सॉल्युबिलिटी के लिए तरीका ये है कि सर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली है हाइड्रेशन एनर्जी के और इन्वर्सली है लैटिस एनर्जी के। जिसका लैटिस एनर्जी कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम है। लैटिस तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी वाटर से सॉल्व हो पाएगा, ज्यादा गिरेगा ज्यादा सॉल्युबल होगा। अगर लैटिस ज्यादा है इसका मतलब वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, नहीं होगा तो वाटर से घिर नहीं पाएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली है कि वो कम जाएगा ही कम जाएगा। तो आप एक बात बताओ, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया LiF, NaF, KF, RBF और CSF, और मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे बताओ कि कैसे आप सोचोगे। तो चलिए पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखना बाबू, अगर हम इसको चलते हैं तो एक एक कर करके चलते हैं। पहला चलते हैं हम लोग हाइड्रेशन फैक्टर से चलते हैं। अगर हाइड्रेशन फैक्टर से चलते हैं तो हाइड्रेशन वाले कॉन्सेप्ट से चलोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़े हो कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली है चार्ज के और इन्वर्सली है साइज के। अच्छा बताओ यहाँ पे सेम कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन क्या है, कॉमन आयन F माइनस है, जो कि सब में कॉमन दिखाई दे रहा है ना। अब बताना जरा ध्यान से देख के, अगर कॉमन आयन F माइनस है तो F माइनस को हटा के लिखो तो क्या दिखेगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। बहु ये ग्रुप में आ गया, और ग्रुप में पढ़े हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है।
और साइज बढ़ेगा, साइज फैक्टर बढ़ेगा तो इन्वर्सली है साइज के साथ, तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा तो एक फैक्टर बोला, और हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा तो बताओ सॉल्बिलिटी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। मतलब कि अगर हम हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो हाइड्रेशन के कॉन्सेप्ट से ये पता चल रहा है कि LIF से अगर हम CSF की ओर जा रहे हैं, तो LIF से CSF की ओर जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी घट रहा है और घटने से सॉल्बिलिटी घटना चाहिए, इसका स्टेटमेंट है। सॉल्बिलिटी क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी घट रहा है तो हाइड्रेशन घटेगा तो सॉल्बिलिटी भी घटेगा। अब जरा ध्यान से लैटिस के कॉन्सेप्ट से चलो, उसके बाद समझा रहे हैं जो टर्म्स है उस पे आ रहे हैं, ध्यान देना। लैटिस पहले सुनो ध्यान से, एकदम थोड़ा भी लाना नहीं है। लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से चल रहे हो तो लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़े हो, वो भी वैसे ही फैक्ट करता है चार्ज बाई में साइज, चार्ज के साथ डायरेक्टली है, साइज के साथ इनवर्सली है, सेम एज आयन कॉमन है तो आप वैसे लिखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। भाई मेरे अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि चार्ज बाई में साइज का रेशियो है। तो चार्ज बाई में साइज का अगर रेशियो है तो बताओ जल्दी से, चार्ज और साइज का अगर आप रेशियो कह रहे हो तो साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, घटेगा। अब लैटिस एनर्जी घटेगा तो सॉल्बिलिटी आप पढ़े हो कि डायरेक्टली है हाइड्रेशन के, इनवर्सली है लैटिस के। तो बताओ अगर लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्बिलिटी ज्यादा, लेते रहिए। अब एक फैक्टर क्या कह रहा है, यहाँ पे लैटिस कम रहा है तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होना चाहिए। एक फैक्टर बोल रहा है कि सॉल्बिलिटी नीचे आएंगे तो घटेगा, तो अगला फैक्टर कह रहा है कि सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। तो बाबू ये कैसे पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा, तो ये नेट डोमिनेशन के लिए, क्योंकि देखो दोनों में चार्ज साइज आ रहा है, तो ये नेट डोमिनेशन के लिए आपको दिमाग में रखना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसका डेल्टा जी निगेटिव होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अब स्पॉन्टेनियस होता है तो बताओ आप, जैसा कि मान लो कि mx है, mx है तो ये जा रहा है m प्लस प्लस एक्स माइनस में। पहले पार्टिकल कितना था, एक, अब पार्टिकल कितना है, दो। पार्टिकल बढ़ा या घटा, बढ़ा, बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा भीड़ रहेगा तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। मॉब जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, रैंडमनेस उतना ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे अकेला था, यहाँ दो है, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ गया, मूवमेंट ज्यादा है, यानी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब बताओ इसका डेल्टा एस पॉजिटिव है और ये आगे साइन निगेटिव है, मतलब ओवरऑल ये साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अब बताओ डेल्टा जी आप पढ़े हो कि किसी कोई भी चीज होता तभी है जब वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल जी निगेटिव होगा। अब डेल जी निगेटिव होगा तो डेल्टा एच पे डिपेंड किया। अब डेल्टा एच किस किस का सम है, तो वो सम है हाइड्रेशन एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी कैसा वैल्यू है, नेगेटिव है, लैटिस एनर्जी कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो ये बाबू आप खुद से नहीं बता सकते हो, ये तो बताना होगा, तो वो हर एक एलिमेंट के लिए वो एक्सपेरिमेंटल वे है, डाटा है जिसके थ्रू पता चलता है। लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझो, क्या आप यहाँ पे डिफाइन कर पाए, इतना आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आप इस सबको हटाओ, आप सीधा यहाँ पे फोकस करो। फोकस कहाँ करो कि सर हमें ये देखना है कि एक फैक्टर से सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, और दूसरे फैक्टर से सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिसाइड ही नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए बाबू कुछ एलिमेंट है जिसके बारे में आपको दिमाग में रखना है, जो लिखवा रहे हैं हम कि कॉमन आयन पहले आपको फोकस करना है। अगर कॉमन आयन स्मॉलर होगा तो क्या इफेक्ट होगा, कॉमन आयन लार्जर होगा तो क्या इफेक्ट होगा, और उसके बाद दर बना लेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वन फैक्टर क्या कह रहा है कि बढ़ना चाहिए, दूसरा फैक्टर क्या कह रहा है, लैटिस बोला कि बढ़ना चाहिए, और हाइड्रेशन क्या कह रहा है, घटना चाहिए। मतलब दो चीज एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन काम कर रहा है। तो आइए इस पे क्या होना चाहिए उस पर बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब समझना ये है कि कैसो तो वहां पे तो डिसाइड नहीं कर पाए, तो बाबू अब जो बात बोलने वाले हैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बैठाना है आपको। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, इफ कॉमन आयन जो है छोटू, अगर कॉमन आयन
आपका स्मॉलर है। कॉमन आयन उसे कह रहे हैं जो सब में एक जैसा आयन आ रहा है, अगर वो स्मॉलर है तो वैसी स्थिति में अप्लाई कीजिए लैटिस एनर्जी को। ध्यान से एकदम जुबान पे होना चाहिए। अगर कॉमन आयन स्मॉलर है तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब स्मॉलर आयन छोटा आयन में जैसे लेना क्या है हमें, F माइनस, O पे 2 माइनस, ये सब स्मॉलर आयन है जो लिख रहे हैं बैठा लीजिएगा। OH माइनस, Li प्लस, Mg प्लस 2, ठीक है ना, Mg प्लस 2, बेरिलियम प्लस 2, etc। ये सब का सब आयन को हमें क्या बोलना है, ये कैसा आयन है, कॉमन आयन है। इन सब के आयन को आपको क्या ट्रीट करके चलना है बाबू, कॉमन आयन ट्रीट करके चलना है। पहला बात तो ये हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो कॉमन आयन हो गया। अगला कि सो ए, और अप्लाई क्या करना है, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ए कॉमन आयन जो है, मतलब सेम टाइप का आयन जो है वो हमारा लार्जर है। अगर लार्जर है तो वैसी स्थिति में आपको अप्लाई जो करना है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, वो अप्लाई करोगे कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन एनर्जी का। अप्लाई हाइड्रेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट। अगर छोटा है तो लैटिस एनर्जी, बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब बड़ा में कितना कौन कौन सा आएगा, तो बड़ा में बाबू आपको लेना है CS प्लस, फिर क्या लेना है, कार्बोनेट लेना है, जितना भी पॉली आयन है, सल्फेट लेके चलना है, फिर क्या लेना है, नाइट्रेट लेके चलना है, उसके बाद क्या लेना है, क्लोरेट लेके चलना है, फिर क्या लेना है, बाइकार्बोनेट लेके चलना है, फिर क्या लेना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब बाबू लार्जर आयन है। और लार्जर आयन में किसका कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, हाइड्रेशन का। स्मॉलर आयन में किसका कॉन्सेप्ट लगाना है, जल्दी से बताइए। लार्जर वाले में हाइड्रेशन का, स्मॉलर वाले में लैटिस एनर्जी का। अब जल्दी से आप बता दो, जो हमने लिखा था उसको धरा धरा बताओ। सबसे पहला जो हमने लिखा LiF, NaF, KF, RBF, CSF। आप बताइए सबसे पहला, अगर मैंने ये क्वेश्चन देके आपसे बोला कि इसका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आप क्या करोगे, पहले ये बताओ कॉमन आयन क्या दिखाई दे रहा है, ये बताओ। कॉमन आयन हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा कॉमन आयन F माइनस है। अगर F माइनस कॉमन आयन है तो क्या ये सेम है या डिफरेंट है, सारे में F माइनस दिखाई दे रहा है। अगर कॉमन आयन F माइनस है तो F माइनस को किस कैटेगरी में डालना है, स्मॉलर आयन में। तो F आयन कैसा है हमारा, स्मॉलर आयन है। और अगर आयन स्मॉलर हो तो स्मॉलर आयन के केस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लैटिस एनर्जी। मतलब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, लैटिस से सोचोगे। अब जल्दी से बताइएगा, लैटिस एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया है, लैटिस एनर्जी जो है वो है चार्ज बाई में साइज। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, सॉल्युबिलिटी के लिए पढ़े हो, डायरेक्टली है हाइड्रेशन के साथ, इनवर्सली है लैटिस एनर्जी के साथ। जल्दी जल्दी बताना। सबसे पहले बताओ F माइनस सब में कॉमन है, तो LiF से अगर आप CSF की ओर जाते हो तो लिथियम से सीजियम की ओर जाओगे तो साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ रहा है तो साइज के बढ़ने से लैटिस एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी में इन्वर्सली रिलेशन है, तो लैटिस घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, सॉल्युबिलिटी वाइज अगर फैक्टर वाइज चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा CSF। तब उसके बाद बताओ RBF, उसके बाद बताओ RBF के बाद KF, ठीक है, KF के बाद बताओ NaF के बाद LiF। मतलब साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी घटेगा, लैटिस घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। मतलब एक बात समझो, ध्यान से समझना, ये बात तो हो गया। क्यों ना हम लोग ऐसा एक रूल बना ले, नोट करके पॉइंट ही बना ले कि अगर स्मॉलर आयन है, कौन सा आयन है, स्मॉलर आयन है, तो वैसी स्थिति में अप्लाई तो करना है लैटिस एनर्जी, नो डाउट। तो लैटिस एनर्जी अप्लाई करना है तो रूल होगा कि लैटिस एनर्जी अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी घट जाएगा तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक स्मॉलर आयन है तो रूल बना ले कि अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में, देखो ऐसे याद रखना,
ग्रुप में छोटा है तो ग्रुप में जाओगे तो बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगा। तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में अगर स्मॉलर आयन है तो स्मॉलर आयन के लिए ग्रुप में बोलोगे कि डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। अब कोई ज्यादा अब हमें इतना चेक ही नहीं करना है, अदर काम होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेके बताते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होगा, सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। लेकिन ये रूल तब लगाना, तब और सिर्फ तब लगाना है जब हमारा आयंस कैसा हो, स्मॉलर हो। अगर स्मॉलर आयन है तो ग्रुप में नीचे की ओर जाओगे तो नीचे की ओर जाने से क्या होगा, सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। आप सोच लो, आप यहाँ पे तो ये हो गया। एक छोटे से एग्जांपल की ओर बात करते हैं, पहले इसी को ले लो। LiF, NaF, RbF, लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लो, KF, RbF और CSF। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा कि अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो जाने से क्या होगा, पहला तो F माइनस है जो कैसा आयन है, स्मॉलर है। अब स्मॉलर है तो काम खत्म। स्मॉलर है तो ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। बात तमाम हो गया। यहाँ से आप इसको एकदम बैठा लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, कि बस कॉमन आयन हमें दिखा, कॉमन आयन अगर हमारा स्मॉलर है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो F माइनस स्मॉलर है तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और यही कारण सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या होगा, CSF होगा। चलिए, जैसे अगर नहीं समझ में आया तो अगला और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मान लो कि मैंने आपसे बोला कि आप ले लो Li2, लिथियम का ऑक्साइड ले लो, अगला Na2O ले लो। ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया है, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यहाँ पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर मैंने ऐसा दे दिया है और मैंने पूछा क्या लगाओगे कॉन्सेप्ट सॉल्बिलिटी के लिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सॉल्बिलिटी का तरीका बताओ, तो बताओ यार O पे 2 माइनस कॉमन आयन है। कॉमन आयन अगर सेम, कॉमन आयन मतलब कि सब में एक जैसा आयन क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन सब में दिखाई दे रहा है ना यार। तो हमारा कॉमन आयन क्या हो गया, O पे 2 माइनस हो गया। अगर हमारा O पे 2 माइनस कॉमन आयन हो गया है तो वैसे स्थिति में सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना है। कॉमन आयन O पे 2 माइनस जो कि स्मॉलर आयन है, और अगर स्मॉलर आयन है तो ग्रुप में नीचे की ओर जाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं Li2O से CS2O, लिथियम से सीजियम की ओर जाओगे तो ग्रुप में नीचे जा रहे हो, नीचे जाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। अगर सॉल्बिलिटी बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जल्दी से बताओ। सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगा CS2O, फिर होगा Rb2O, फिर होगा K2O, फिर होगा Na2O, फिर होगा Li2O। क्लियर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है मेरे भाई जब आयन आपका क्या हो, कॉमन हो, तब ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए ठीक है, अब और सारा एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब एक और बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको समझाया, जैसे BOH हॉल ट्वाइस, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, MgOH हॉल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है। अगला सपोज बेरिलियम मैग्नीशियम, उसके बाद हम बोल रहे हैं CaOH हॉल ट्वाइस है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, SrOH हॉल ट्वाइस और BaOH हॉल ट्वाइस। इस तरह से अब तरीका क्या होना चाहिए बताइए। तरीका ये होना चाहिए कि आयन आपका OH है, कॉमन आयन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आयन अगर हम पूछे आपसे कि कॉमन आयन इन सब में क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या बोलोगे, OH माइनस है कॉमन आयन। ये कैसा आयन है, स्मॉलर आयन है। स्मॉलर आयन है तो बस डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। तो ग्रुप में आप दिखाई दे रहा है बेरिलियम से बेटा मांगे कार्य स्कूटर बापराजी करके नीचे जाओगे। ग्रुप में कॉमन आयन अगर स्मॉलर है तो ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ता है। तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्बिलिटी का। अगर आपसे ऑर्डर कोई पूछे तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कहना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH हॉल ट्वाइस, तब है SrOH हॉल ट्वाइस, उसके बाद है CaOH हॉल ट्वाइस, फिर है MgOH हॉल ट्वाइस, उसके बाद है BeOH हॉल ट्वाइस। बाबू तो इस तरह से हमें
सोचना है। जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने बोला, ऐसा बोला आपको, BeF2 ले लो, MgF2 ले लो, CaF2 ले लो, SrF2 ले लो, SrF2 ले लो, और उसके बाद हम बोल रहे हैं BaF2 ले लो। ये देखिए मैंने बोला सॉल्बिलिटी बताओ। पहला तो बताओ F माइनस कॉमन है, F माइनस क्या है आपको यहाँ पे कॉमन है। अगर F माइनस कॉमन है तो F माइनस स्मॉलर आयन है, और यदि ये स्मॉलर आयन है तो स्मॉलर आयन के वजह से ऑर्डर आपको पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा जल्दी बताइए। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा BaF2। फिर बताओ जल्दी से SrF2, फिर CaF2, उसके बाद MgF2, एंड देन MgF2 के बाद BeF2। ये तो आप बोलोगे लेकिन हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको बैठा लेना है। और वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि BeF2 में क्या होता है कि बेरिलियम बहुत छोटा साइज। आप बताओ पूरे एस ब्लॉक में अगर हम छोटे साइज का आयन बोले तो सबसे छोटा कौन सा होता है। आपको एसएन कोड करके मैंने बताया था, तो सबसे छोटा होता है बेरिलियम। अगर सबसे छोटा है तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट हाइड्रेशन होता है। तो जिसको आप सबसे पीछे फेंक रहे हो वो पीछे ना होके कुछ ऐसा हो जाता है, सबसे आगे आ जाता है। तो सबसे आगे क्या आ जाता है जरा ध्यान से देखना। एक्चुअली इसमें जवाब क्या देना है कि BeF2 जो है, BeF2 में बेरिलियम जो है, बेरिलियम +2 स्मॉलेस्ट आयन है, और स्मॉलेस्ट आयन के वजह से मोर हाइड्रेशन हो जाता है। और मोर हाइड्रेशन होने के वजह से मोर हाइड्रेशन एनर्जी होता है इसका, काफ़ी ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है, और इस वजह से ऑर्डर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है। ऑर्डर हो जाता है BeF2, तब होता है BaF2, BaF2 के बाद होता है आपका SrF2। ठीक है, SrF2 के बाद होता है CaF2, CaF2 के बाद होता है MgF2। मात्र आपको बेरिलियम को आगे डालना है सॉल्युबिलिटी में। बाद बाकी बाबू जहां भी कभी भी अगर आपको मिल रहा है धड़ाधड़ आप बढ़ते जाओ, कहीं कोई रोक टोक नहीं होगा। जल्दी से एक बार हम आपको जल्दी जल्दी बता दें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी के लिए आपने क्या क्या फैक्टर पढ़ा। पहला सॉल्युबिलिटी के लिए पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी जो है सर, सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली है हाइड्रेशन एनर्जी के और इन्वर्सली है लैटिस एनर्जी के। पहला पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड आपने क्या पढ़ा कि अगर आयन आपका स्मॉलर है, अब स्मॉलर आयन का लिस्ट मैंने लिखवा दिया है, उसको देखना है आपको। आयन अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर आयन है तो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा आपका लैटिस एनर्जी। तो डोमिनेटिंग आप कैसे सोचोगे, थिंक कैसे करोगे, थिंक सॉल्युबिलिटी, ज्यादा अच्छा ऐसे लिखो, थिंक सॉल्युबिलिटी बाय लैटिस एनर्जी कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट से सोचेंगे, लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सोचेंगे। ठीक है, और अगर स्मॉलर आयन है तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर स्मॉलर आयन है तो स्मॉलर आयन के लिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी मेरे भाई बढ़ने वाला है अगर आयन हमारा स्मॉलर है तो। नीचे की ओर जाएंगे सॉल्युबिलिटी धड़ाधड़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बात बैठा लेना है। और कुछ जो मतलब कि रिमार्केबल जो बैठा के रखना है, दिमाग में सेट होना चाहिए भी, वो क्या कि सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो जनरली होना कुछ और चाहिए लेकिन चेंज हो जाता है किसमें, बेरिलियम वाले में। कारण होता है कि बेरिलियम का सबसे छोटा साइज होता है तो इसमें हाईएस्ट हाइड्रेशन हो जाता है। BeF2, BaF2, SrF2, CaF2 और MgF2। इसके अलावा कहीं भी कभी भी कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी कभी भी अगर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट मिल रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको समझाया है उसको लगाना है। क्या लगाना है कि हाइड्रेशन एनर्जी के साथ डायरेक्टली, लैटिस के साथ इनवर्सली। अगर आयन हमारा स्मॉलर है
तो स्मॉलर आयन के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट थिंक करना है, लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। स्मॉलर आयन है तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है। अगली ओर बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देना, अगर हमारा आयन लार्जर है, अगर लार्जर आयन है तो वैसी स्थिति में क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से, अगर बाबू आयंस की बात करते हैं, केस सेकंड पे आ जाते हैं। केस सेकंड हमारा क्या है, केस सेकंड अपन लोग का होगा कि एक लार्जर आयन हो तो क्या सोचेंगे। अगर लार्जर आयन है तो वैसी स्थिति में अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉलर आयन में किसका कॉन्सेप्ट लगाया था तुम लोग, लैटिस का। लार्जर आयन होगा तो उसमें किसका कॉन्सेप्ट लगाओगे, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो चलो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। जैसे कि मान लो भाई मेरे, अगर एग्जांपल में मैंने बोला कि आप ले लो BeSO4, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला MgSO4 ले लो, पहले मैग्नीशियम CaSO4 ले लो, SrSO4 ले लो, BaSO4 ले लो। अगर मैंने आपसे पूछा कि सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको, तो बताइए सॉल्बिलिटी का ऑर्डर कैसे बताइएगा। सबसे पहला तो काम ये बनता है कि SO4 पे 2- आपका कॉमन आयन है। कॉमन आयन क्या है, SO4 पे 2-, जो कि हमारा कैसा है, जितना भी पॉली आयन होता है वो लार्जर आयन होता है। पॉली आयन मतलब देखो SO4 पे 2- में एक से ज्यादा एटम है तो ये लार्जर आयन है। और जो भी लार्जर आयन है, तो लार्जर आयन है तो इसमें सॉल्युबिलिटी लगाना है। लगाना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लार्जर आयन में क्या अप्लाई होता है, अप्लाई होता है हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बताओ SO4 पे 2- सब में कॉमन हो गया ना। तो बताओ BeSO4, BeSO4 से अगर हम लोग SrSO4 की ओर जाए, गौर करना, SO4 तो कॉमन है, चार्ज सब पे चार्ज की बात करोगे तो सारे के ऊपर +2 यूनिट चार्ज है, क्यूए ग्रुप का है तो चार्ज भी सेम है, तो साइज फैक्टर से जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन होता है डायरेक्टली चार्ज के साथ और इनवर्सली साइज के साथ। यार तो बताओ, चार्ज बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है, तो साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा, और हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा तो सॉल्बिलिटी का रिलेशन पढ़े हो कि सॉल्बिलिटी डायरेक्टली होता है हाइड्रेशन के साथ और इनवर्सली होता है लैटिस के साथ। तो बताओ, नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन घट रहा है, हाइड्रेशन घट रहा है, तो सॉल्बिलिटी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सॉल्बिलिटी घट रहा है तो बताओ सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा, BeSO4। फिर कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम के बाद MgSO4, MgSO4 के बाद बताओ क्या बोलोगे, CaSO4, CaSO4 के बाद पहले मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, SrSO4, और तब आपका SrSO4 और यहाँ पे BaSO4 है ना, लास्ट में आपका BaSO4। तो बाबू सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होता है वो कौन सॉल्युबल होता है, BaSO4, और सबसे कम जो सॉल्युबल होता है वो कौन होता है, आपका BaSO4। ये सॉल्युबिलिटी है बाबू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढेरों एग्जामिनेशन में ये बहुत बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ढेरों बार रिपीटिंग है, कितने बार तो पूछ लिया है कि बताइए कि BaSO4 जो है मतलब कि आपसे पूछ लिया कि BaSO4 जो है वो इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल क्यों है इसका कारण बताइए। तो क्लियर सा बात है कि इनसॉल्युबल क्यों होता है, तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है हाइड्रेशन से तो कंपाउंड इनसॉल्युबल है, अगर हाइड्रेशन ज्यादा है तो सॉल्युबल है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो सॉल्बिलिटी, ये बेरिलियम वाला जो बेरिलियम का जो सल्फेट है, अगेन फिर से दोबारा बोल दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्बिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है, सॉल्बिलिटी है। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाले टर्म पे आ जाओ, ये क्या होता है, यहां तक कि बोलो तो ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होता है किसमें, इन वाटर में इनसॉल्युबल नेचर रखता है। इसी को हम लोग कोड वाइज बना सकते हैं BSC करके, ठीक है ना, BSC,
BSC का मतलब हो गया B से बेरियम सल्फेट, S से स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और C से कैल्शियम सल्फेट। B से क्या बोला मैंने, बेरियम सल्फेट, S से क्या मैंने बोला, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, और C से मैंने क्या बोला, कैल्शियम सल्फेट। अब बाबू ये क्या होता है, इनसॉल्युबल नेचर का होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पीपीटी फॉर्म कर लेता है इन वाटर। और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाबू कि तो अब इनमें ऑर्डर बोले तो BSC, B से ज्यादा S का, S से ज्यादा C का, उसलिए सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी देख लो कैल्शियम सल्फेट का है, उसके बाद किसका है, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का है, तब किसका, बेरियम सल्फेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखना। कभी भी अगर आपसे पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए बेरिलियम सल्फेट का ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी मैग्नीशियम सल्फेट से, रीजन बताइए क्या होगा। तो इसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होता है लैटिस से, क्योंकि लैटिस कम होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो वाटर से जल्दी गिरेगा, जल्दी गिरेगा तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, वैसे ही बाबू एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, जरा जल्दी सा बताइए। अच्छा, एक कंक्लूजन देखो यार, जरा ध्यान से देखना। तो साइज बढ़ा, साइज बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट रहा है, मतलब यहां से कंक्लूजन फिर से आ गया कि इफ कॉमन आयन जो है, कॉमन आयन हमारा लार्जर आयन है, कॉमन आयन कैसा है, लार्जर आयन है। तो कॉमन आयन अगर लार्जर आयन होगा तो वैसी स्थिति में, लार्जर आयन के केस में आप अप्लाई किसका कॉन्सेप्ट करते हो, अप्लाई करते हो हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई तो करते हो, लेकिन अब यहां से सीधा एक पॉइंट हम लोग बना के बोलेंगे कि अगर हमारा कॉमन आयन लार्जर आयन है तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे साइज के बढ़ने से, ये वाला फैक्टर देखो, साइज के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट रहा है। तो अब इतना कौन बार बार करने जाएगा यार, सीधे एक पॉइंट बैठा लेना कि अगर हमारा आयन लार्जर है तो वैसी स्थिति में डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने से सॉल्युबिलिटी घटता है। इसको कैसे बैठाओगे, बड़ा है तो उसका अपोजिट होगा, नीचे जाएगा तो छोटा हो जाएगा, और उसमें क्या था, छोटा आयन था तो नीचे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। मतलब कि अगर स्मॉलर आयन है तो नीचे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी बड़ा होगा, मतलब बढ़ जाएगा, बड़ा है तो नीचे जाओगे तो छोटा होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये कब होगा, जब आपका कॉमन आयन हो। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझो ना, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लिए हैं, मैंने आपको बोला कि आप ऐसा करो, एक ले लो CSF, ठीक है ना, फिर मैंने बोला CSCl ले लो, फिर मैंने बोला CSBr ले लो, एंड देन मैंने बोला CSI ले लो। अब मैं पूछ रहा हूं कि इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना, आपको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना। यार एक बात बताओ, तुमको पता है, तुमने पढ़ा है कि CS जो है वो कॉमन आयन है, सब में सीजीएम कॉमन है, तो हमारा सीजीएम क्या हो गया, भाई मेरे ये कॉमन आयन समझ में आ रहा है ना। देखिए कॉमन आयन किसे कह रहे हैं, जो सब में एक जैसा दिखाई दे रहा है। देखो सब में सीजीएम है, सीजीएम है, सीजीएम है, सीजीएम है। अगर सारे में सीजीएम कॉमन आयन है मतलब सीजीएम बड़ा आयन है, कॉमन आयन है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा लार्जर आयन है। कैसा आयन है, लार्जर आयन है। और अगर लार्जर आयन रहा तो अप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इतना क्यों करने जाएंगे, और जब पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा आयन कॉमन है तो वैसी स्थिति में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटता है। तो बताओ यहाँ CSF है, CSCl है, CSBr है, CSI है। देखो सीजीएम सब में कॉमन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में है, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। कब घटेगा, जब आयन कॉमन होगा। तो बताओ सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जल्दी से बता दो। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा CS, बोलो जल्दी से, सबसे ज्यादा CSF, तब होगा CSCl, तब होगा CSBr, तब होगा CSI। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है, एकदम अच्छे तरीका से बैठा लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाता है, तो एकदम अच्छे तरीका से सेट होना चाहिए। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, CSF, तब होगा CSCl, तब होगा CSBr, एंड देन होगा CSI होगा। क्लियर है। अच्छा, कुछ जगह जैसे, अब ये सारे जगह लगाना है, कुछ जैसे कुछ कुछ लोचा है, जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, बाबू थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 1A ग्रुप का कार्बोनेट मिल जाए या 1A ग्रुप का बाइकार्बोनेट मिल जाए
तो वहां पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, बाद बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जरा ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं हम। हमने बोला कि अगर कार्बोनेट की बात करते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट समझते हो ना, किसको कह रहे हैं कार्बोनेट, CO3 पे 2 माइनस को। और बाई कार्बोनेट किसे कह रहे हैं, SCO3 पे माइनस को कहा जाता है बाई कार्बोनेट कहा जाता है। तो बात या तो कार्बोनेट की हो या बाई कार्बोनेट की हो, कार्बोनेट हो या फिर बाई कार्बोनेट हो, दोनों में से बाबू कोई भी क्यों ना मिल जाए, कार्बोनेट मिल जाए तो भी बाबा, बाई कार्बोनेट मिल जाए तो भी सही। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। इसमें चेंजिंग ये आ जाता है कि कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के केस में, इन दिस केस डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस, जबकि बस ये बात बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसको बैठा लीजिए। बाद बाकी जो जैसे चल रहे थे वैसे चलना है। कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एक बात बताओ, कैसा है, लार्जर आयन होना क्या चाहिए था, लार्जर आयन है तो, लार्जर आयन है तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, छोड़ो अब साइज वाइज हटो। लार्जर आयन है तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो सॉल्बिलिटी घटना चाहिए था, लेकिन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट के केस में बैठा लेना है आपको कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद कहीं कोई लोचा नहीं है। जो भी पॉली आयंस है धराधर मारते जाओ, पॉली आयन मिला, धड़ाक से बोलना है कि ग्रुप में नीचे की ओर आओगे, नीचे की ओर आओगे तो आने से क्या होगा, डाउन द ग्रुप आने से सॉल्बिलिटी घटेगा, डाउन द ग्रुप आओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगा, ये बात बैठा लो। तो जल्दी से बताना, अगर हम मान लो कि मैंने बोला Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या होगा, तो आप सिंपल तरीका बोलोगे सर कार्बोनेट है और बाई कार्बोनेट है, ग्रुप में नीचे जाएंगे सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। सॉल्बिलिटी बढ़ेगा तो बताओ सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होगा वो सॉल्युबल कौन होगा, सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ। सॉल्बिलिटी का ऑर्डर आप यही बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा हमारा सॉल्युबल होगा CS2CO3, सीजियम कार्बोनेट, Rb2CO3, K2CO3, और K2CO3 के बाद Na2CO3 और उसके बाद Li2CO3। तो ये सॉल्बिलिटी का ऑर्डर है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। तो बहु आशा रखते हैं कि ये बात समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और उसके बाद बाकी जैसे कि अब ये 1A पे लगाना है यार। अगर मान लो कि किसी तुमको बोल रहा है बेरिलियम कार्बोनेट है, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, RbCO3। अब बताओ रुबिडियम कार्बोनेट। अब मैंने ऐसा देखे, मैंने पूछा कि भाई सॉल्बिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आप सिंपल तरीका है ना, सिर्फ लोचा कहाँ हो रहा था ये बता दो। लोचा हो रहा है कार्बोनेट में हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, बाइकार्बोनेट में हो रहा है। बाद बाकी अब वो भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सबका नहीं लिखा हमने, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ किसका, 1A ग्रुप का, सब ग्रुप का नहीं। कौन से ग्रुप पे लगाओगे, 1A ग्रुप पे लगाओगे, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप। बाबू ये इसको हाईलाइट करना है आपको, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप के केस में आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपको क्या होता है, सॉल्बिलिटी बढ़ता है सिर्फ 1A पे। बाद बाकी जैसे कि देखो ये कार्बोनेट तो आ गया, लेकिन क्या ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्या 1A ग्रुप का है क्या, नहीं है। नहीं है तो बताओ सबसे पहला एक एक कर करके, CO3 पे 2 माइनस कैसा आयन है, लार्जर आयन है। लार्जर आयन है तो अप्लाई क्या करेंगे बताओ, अप्लाई करेंगे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो हम लोग पढ़े हैं लार्जर आयन रहता है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, सॉल्बिलिटी बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, तो सॉल्बिलिटी घटेगा तो डाउन द ग्रुप घटेगा। मात्र किसमें अलर्ट रहना है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसका, जल्दी बोलो, 1A ग्रुप का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होगा, अगर आप नीचे जा रहे हो तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। बाद बाकी जो भी यार लार्जर आयन है उसमें हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, स्मॉलर आयन है बेरिलियम वाला छोड़ के तो उसमें आपको किसका कॉन्सेप्ट लगता है, उसमें कॉन्सेप्ट लगता है आपका लैटिस का। क्लियर कट बताए थे, स्मॉलर आयन है तो नीचे जाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, और लार्जर आयन है तो नीचे जाओगे तो सॉल्बिलिटी घटेगा। तो ध्यान से देखो कार्बोनेट कैसा है, लार्जर आयन है,
लार्जर आयन है, हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये मत बोल देना सर यहाँ भी कार्बोनेट है, सर सीधे बोल देगा नीचे जाएंगे घटेगा, नहीं यार, ये लगेगा सिर्फ 1A ग्रुप पे, ये 1A नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम 2A ग्रुप का है। तो हम लोग पढ़े थे लार्जर आयन हो तो डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी घटता है, सॉल्बिलिटी घटता है। सिर्फ 1A और 2A के केस में डाउन द ग्रुप सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। तो बताओ सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सॉल्बिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट, MgCO3, CaCO3, SrCO3, RbCO3। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास निकला है। प्लीज रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू कि अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो पूरा ओवरऑल कंक्लूजन हम आपको सीधे से बता दें। सबसे पहला आपने जो पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा कि सर सॉल्युबिलिटी के लिए जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी के लिए कोई भी चीज़ सॉल्युबल तब होता है जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है लैटिस एनर्जी से। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाए हाइड्रेशन से तो वो स्प्रैंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल नेचर जो बोलो वो होगा। इस केस में सॉल्युबल होता है और इन वाले केस में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। दूसरा मैंने बताया है कि सो हाइड्रेशन का रिलेशन क्या होता है, लैटिस का रिलेशन क्या होता है, लार्जर आयन पे क्या इफेक्ट होगा, स्मॉलर आयन पे क्या इफेक्ट होगा। BF2 MgF2 वाला केस मैंने बताया था, उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। होना चाहिए था BF2 का सबसे पीछे, लेकिन सबसे आगे आ जाता है। कोई पूछे उसका रीजन एकदम आराम से देना है कि बेरिलियम का सबसे छोटा साइज होता है तो उसमें हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, इसलिए जिसको आप सबसे पीछे फेंक रहे थे वो सबसे आगे आ जाएगा। और दूसरा बात की कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में भी अलर्ट रहना है बाबू। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सबका नहीं, 1A ग्रुप में थोड़ा सा लोचा होता है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ 1A ग्रुप में जनरली कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है क्या यार? बड़ा आयन है, बड़ा आयन है तो उसमें हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप बोलोगे नीचे जाओगे तो सॉल्बिलिटी घटना चाहिए, जो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के केस में 1A ग्रुप के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के केस में नीचे जाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा और रिमेनिंग जितना भी पॉली आयन है, फिर से स्मॉलर आयन है, नीचे जा रहे हो, सॉल्बिलिटी छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। पॉली आयन है, बड़ा है तो नीचे जाओगे तो छोटा हो जाएगा, सॉल्बिलिटी घट जाएगा। ऐसे करके याद रखो। ठीक है बाबू, अगले क्लास हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी ये देख के और कुछ कंपाउंड्स के बारे में देखना है, उसको कवर करते हुए खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।